नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 2200 छात्रों को फ्री कोचिंग। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के 2200 मेधावी छात्रों को जेईई, नीट, क्लैट, सीए फाउंडेशन और सीयूईटी की मुफ्त कोचिंग देना शुरू किया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत छात्रों का चयन हुआ है। ये बच्चे आकाश, नारायणा, केडी कैंपस और रविंद्रो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। क्लासेस स्कूल टाइम के बाद और वीकेंड में चल रही हैं। जेईई, नीट व अन्य कोर्स की 50 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। 30 अक्टूबर के सीईटी 2025 में 62,000 बच्चों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली में कब होगा बेसहारा पशु समस्या का समाधान? पश्चिमी दिल्ली में बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार बनी हुई है। सड़क किनारे घूमते ये पशु न केवल ट्रैफिक में दिक्कत पैदा करते हैं, बल्कि कई जगह हरियाली में खत्म कर रहे हैं। द्वारका, उत्तम नगर, जनकपुरी, लाल साई मार्ग और विकासपुरी जैसी जगहों पर लोग रोज इससे परेशान हैं। हस्तसाल निगम पार्क में लोगों ने जाना तक बंद कर दिया है। स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुधार नहीं दिख रहा। निगम अधिकारियों का कहना है कि समस्या के समाधान के प्रयास जारी हैं, जबकि कई इलाकों में चार दीवारी की खराब हालत भी बड़ी वजह है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ट्रायल के लिए खोला। दिल्ली से देहरादून यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। एक्सप्रेसवे का 32 किलोमीटर हिस्सा सोमवार से ट्रायल के लिए खोल दिया गया है, जो अक्षरधाम से यूपी के बागपत तक जाता है। एनएचएआई ने बताया कि 1 महीने तक कोई टोल नहीं लगेगा। इससे दिल्ली गाजियाबाद नोएडा रूट पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। पूरा 210 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 4 चरणों में बन रहा है। पूरा होने पर देहरादून का सफर 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बन रहा है। जंगल ट्रेल पार्क नोएडा में बच्चों संग घूमने की नई जगह, 120 रुपए एंट्री फीस। नोएडा सेक्टर 95 में बना जंगल ट्रेल पार्क सोमवार को आम जनता के लिए खोल दिया गया। विधायक पंकज सिंह ने इसका शुभारंभ किया। पार्क में कबाड़ से तैयार 650 जानवरों की आकृतियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जिन्हें बनाने में 400 टन लोहे का उपयोग हुआ है। यहाँ हिरण, शेर, जिराफ जैसी बड़ी आकृतियां आकर्षण का केंद्र हैं। इसे इको हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ यमुना नदी, पक्षियों की विविधता और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर के लिए ये एक नया पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। ग्रेटर नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे फरीदाबाद। ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ने वाली मंझावली पुल वाले मार्ग का निर्माण इसी महीने शुरू होगा। सड़क निर्माण के लिए कंपनी तय कर दी गई है और 10 दिनों में काम शुरू होने की तैयारी है। यूपी में मंझावली पुल तक 1.7 किलोमीटर नई सड़क बनाई जाएगी, जबकि 5 किलोमीटर मौजूदा सड़क को चौड़ा कर 4 लेन किया जाएगा। 65.50 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो चुका है। हरियाणा की ओर पुल तैयार है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के अट्टा गुजरान क्षेत्र में सड़क पूरी न होने से आवाजाही सुचारू नहीं हो पा रही थी। अब 4.99 किलोमीटर सड़क विकसित की जाएगी। दिल्ली की सोसाइटी में खुलेंगी 2000 से ज्यादा छोटी दुकानें। दिल्ली सरकार शहर की 2000 से अधिक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियों में छोटे छोटे स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है। इन दुकानों में दूध, पापड़, अचार, डेकोरेशन सामग्री और जरूरत का रोजमर्रा का सामान मिलेगा। सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को घर के पास ही आवश्यक सामान उपलब्ध होगा, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। निरीक्षण के दौरान पता चला कि ज्यादातर सोसाइटियों के अंदर खाली जगह मौजूद है, जिसे इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर प्राइवेट बस में लगी आग। मंगलवार सुबह कश्मीरी गेट पर एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। बस में सवार यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और ये भी पता नहीं चल पाया कि घटना के समय बस में कितने यात्री मौजूद थे। मामले की जांच जारी है और बस को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया है। एमसीडी सदन की बैठक आज। पॉल्यूशन और पार्किंग शुल्क। दिल्ली नगर निगम का सदन मंगलवार को बैठक करेगा, जिसमें कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति, नई सफाई मशीनों की खरीद और 2 बायोगैस सीएनजी प्लांट निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। गोयला डेयरी में 16 करोड़ की लागत से एक बड़ा प्लांट बनने की योजना है। शुक्रवार को स्थायी समिति में 2026-27 का बजट भी पेश होगा। बैठक में कचरा प्रबंधन और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर बहस की आशंका है। इसके अलावा निगम स्कूलों में लंबित 18 करोड़ की मरम्मत फंडिंग पर भी फैसला लिया जाएगा। बांग्लादेश से नकली नोटों की सप्लाई। दिल्ली पुलिस ने पकड़ी खेप। बांग्लादेश से आने वाली नकली करेंसी की सप्लाई चेन का भंडाफोड़ करते हुए 5 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है। दिनेश कुमार, खैरुल इस्लाम, आकाश कुमार, नजीम हुसैन उर्फ सद्दाम और अमीरुल शेख से 6.21 लाख रुपए के 500 के नकली नोट बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये करेंसी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते लाई जाती थी और दिल्ली, बिहार और बंगाल भेजी जानी थी। तलाशी में और नकली नोट भी मिले। पुलिस ने FIR दर्ज कर नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली में वाहनों का धुआं कैसे बना सांस का दुश्मन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी में सामने आया कि सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं प्रदूषण का बड़ा कारण बन चुका है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर में तेज बढ़ोतरी देखी गई, जो सर्दियों में उथली परतों में फंस जाती है। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के आंकड़ों में PM 2.5 और NO2 का स्तर सुबह शाम लगभग समान रूप से बढ़ता घटता दिखा। ये साफ संकेत है कि ट्रैफिक जैम और वाहन उत्सर्जन दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा जहरीला बना। शोक की जगह प्रिया कपूर का ध्यान 30,000 करोड़ की संपत्ति पर था। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब उनकी मां रानी कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि प्रिया कपूर ने पति की मौत के बाद शोक मनाने के बजाय 30,000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश की। ये मामला संजय कपूर की पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों की कानूनी चुनौती से जुड़ा है। रानी कपूर का कहना है कि उन्हें वसीयत की जानकारी नहीं दी गई और उनका नाम शामिल भी नहीं है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि संजय हमेशा कहते थे कि उन्हें सब कुछ मां से मिला था। ऋणी रहूंगा आप महान नेता, ऐप को अलविदा कह केजरीवाल से अवध ओझा। मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने संन्यास ले लिया है। कुछ महीनों तक ऐप में रहने के बाद उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत निर्णय बताया और अरविंद केजरीवाल को महान नेता बताते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वे पार्टी द्वारा मिले सम्मान और प्यार के ऋणी रहेंगे। हाल ही में ANI को दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने राजनीति छोड़ने की पुष्टि की थी। ओझा ने कहा कि जनता, कार्यकर्ताओं और नेताओं का समर्थन यादगार रहेगा। संन्यास की खबर उन्होंने आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के जरिए साझा की। वेश्यावृत्ति के लिए तुम्हारे नंबर का इस्तेमाल। गुजरात के पाटन में डिजिटल अरेस्ट का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें साइबर ठगों ने भाई बहन को 7 दिन तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर 21 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने लड़की को बताया कि उसके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर वेश्यावृत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है। बाद में कॉल एक कथित अधिकारी को ट्रांसफर कर दी गई, जिसने कहा कि उसके नाम से 3.16 करोड़ का काला धन बरामद हुआ है और वेरिफिकेशन के लिए पैसे भेजने होंगे। डर के चलते पीड़ितों ने सेविंग, सैलरी और यहां तक कि घर तक बेच दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गुरु के पास गुर्गे, विदेशों में क्या सिखा रहे गैंगस्टर। संगठित अपराध अब हाईटेक हो चुका है। हाल ही में विदेश से डिपोर्ट किए गए एक गैंगस्टर की पूछताछ में पता चला कि बड़े गैंगस्टर अपने गुर्गों को विदेशों में साइबर ठगी की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इन कोर्स में डिजिटल फुटप्रिंट मिटाना, VPN से लोकेशन छुपाना, प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल और डार्क वेब पर सुरक्षित बातचीत जैसी तकनीकें सिखाई जाती हैं। इसका मकसद अपराध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संचालित करना है, जबकि जमीन पर काम करने वाले गुर्गे पूरी तरह साइबर साक्षर होकर पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। ये अपराध जगत की बदलती संरचना का बड़ा संकेत है। व्हाट्सएप पर 5 ग्रुप पर बनाया प्लान। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया कि इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा की योजना 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बनाई गई थी। इन ग्रुप्स में नक्सली कमांडर मडवी हिडमा के समर्थन में संदेश शेयर किए गए। आरोपियों में कई छात्र शामिल हैं, जिनमें से कुछ एडमिन भी थे। ग्रुप्स के नाम में कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर प्रोटेस्ट 23, DU अगेंस्ट एयर पोल्यूशन और RSU से जुड़े चैनल शामिल थे। एक चैट में प्रदर्शन का एजेंडा बदलने पर सवाल हुआ तो जवाब मिला कि हिडमा पर्यावरण की रक्षा करता था। कोर्ट में एक वीडियो भी पेश किया गया। दिल्ली दंगों के आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से अब स्थानीय पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। इसका उद्देश्य अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैयार हुए आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर रही है और इसी इरादे से स्थानीय थाने में एक केस भी दर्ज किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के बाद नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचा जा सकेगा और उसके स्थानीय संपर्कों को खत्म किया जा सकेगा। बम धमाके के बाद यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने से पुलिस प्रशासन सतर्क। डायरी ने हत्या के 5 महीने बाद खोला छात्रा से दुष्कर्म का राज। DU की एक छात्रा की हत्या के 5 महीने बाद उसकी डायरी से दुष्कर्म का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मां को बेटी के सामान में मिली डायरी के 2 पन्नों में लिखा था कि ताऊ का बेटा 6 साल तक उसका शोषण करता रहा और धमकाता था। ये पढ़कर मां सीधा जहांगीरपुरी थाने पहुंची, जहां आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म और धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। छात्रा की 1 जून को मेहरौली स्थित पार्क में चाकू से कई बार करके हत्या कर दी गई थी। डायरी मिलने के बाद मामले का नया पहलू उजागर हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट NIA का ताबड़तोड़ एक्शन, यूपी के साथ ही जम्मू कश्मीर में छापे। NIA ने दिल्ली कार बम धमाका मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के शोपियन, पुलवामा, कुलगाम और अवंतीपुरा में 8 ठिकानों और यूपी के लखनऊ में 1 स्थान पर छापे मारे। जांच टीम ने कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए। शोपियन में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर भी तलाशी ली गई, जिस पर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में भर्ती और कट्टरता फैलाने के आरोप हैं। वागे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और वो मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। NIA इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश में है।